students, welcome back you all to Wisdom classes. Actually yesterday I got a message from a student कि सर स्पेशली उसने लिखा हुआ था कि सर फेडरलिज्म पर एक वीडियो बनाइए। वैसे मैं फर्स्ट वीडियो पावर शेयरिंग पर बनाने वाला था पॉलिटिकल साइंस में क्लास 10th में, लेकिन कोई नहीं, अगर बच्चे ने डिमांड की है तो डेफिनेटली इट विल बी फुलफिल्ड। सो we can say that this chapter is being started on demand. ओके, तो पावर शेयरिंग को हम इसके बाद देख लेंगे, नॉट एन इश्यू, क्योंकि आगे जून मंथ है और जून मंथ में स्कूल्स लगभग काफ़ी समय के लिए बंद भी रहेंगे, तो उस टाइम समय बच्चों का ये सब कुछ कवर करवा दिया जाएगा। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज पॉलिटिकल साइंस 10th क्लास का चैप्टर फेडरलिज्म हम शुरू करने जा रहे हैं। एज यूजुअल जनरली आई से प्लीज डोंट ट्राई टू स्किप द वीडियो, ओके, and those who are going to join first day, so please subscribe the channel और बेल आइकन का बटन भी आप दबा लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। बाकी जैसा कि मैं कहता हूँ, अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक का बटन भी वहाँ होता है, यू कैन डिसलाइक इट, बट इट्स ओके, वेलकम। लाइक और डिसलाइक, लाइक करोगे तो थोड़ा सा रीइंफोर्समेंट मिलता है, आपने पढ़ा होगा रीइंफोर्समेंट जो हमारे वर्क की कैपेसिटी को बढ़ा देता है। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज की हम क्लास। इस क्लास का एक जर्नल जो विजडम क्लास का मोटिव है वो मैं पहले भी एक बार डिस्कस कर चुका हूं कि यहां उन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल ये होने वाला है दोज जनरली ड्यू टू सम सडन रीजंस कुड नॉट जॉइन देयर स्कूल क्लासेस और वेयर देयर दे जनरली स्टडी, so here they can grasp all the things, all the topics can definitely I'm going to make complete them in this class. So कोई भी बच्चा वीडियो को स्किप ना करे और ध्यान से इसको देखें। तो शुरू करते हैं चैप्टर फेडरलिज्म। देखिए ये वर्ड फेडरलिज्म जो यहाँ लिख रहा है, वैसे तो ये पावर शेयरिंग का ही पार्ट है। जब हम पावर शेयरिंग चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर आपका डिवीजन ऑफ पावर्स आता है, तो डिवीजन ऑफ पावर्स में एक पावर फेडरलिज्म को भी डिवाइड किया जाता है। ओके, तो ये फेडरलिज्म है क्या, इसको थ्योरेटिकल समझने से पहले इसकी हम हिस्ट्री को थोड़ा सा जान लेते हैं, मतलब थोड़ा सा बैकग्राउंड जरूरी है। और ये बैकग्राउंड जो मैं आपको बता रहा हूं इट्स गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल टू यू, और आपको अच्छा भी लगेगा कि ये ऐसे ही नहीं है, बिकॉज देखिए बेटा एवरी वर्ड हैज इट्स ओन पावर। इंग्लिश में कोई भी यूज किया गया वर्ड अपनी उसकी एक पावर है, उसको किसी वजह से यूज किया गया है। तो चलिए फेडरलिज्म को शुरू करते हैं। दिस वर्ड हैज बीन टेकन फ्रॉम Latin language. अब लैटिन लैंग्वेज का वो कौन सा वर्ड है जिससे इसको लिया गया है, वो है फीडस, FOEDUS। इस तरह की चीजें स्टूडेंट्स आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएंगी क्योंकि ये आपके लिए नया होगा 100%। तो देखिए लैटिन वर्ड से लिया गया है, ओके, और जो वर्ड है वो क्या है, वो वर्ड है फीडस। ओके, ये वर्ड है फीडस। इस फीडस का मीनिंग क्या है, इस फीडस का मीनिंग यूज करते हैं ट्रीटी के लिए, TREATY, ट्रीटी और पैक्ट। जब किन्हीं दो संस्थाओं में, जब किसी दो लेवल की गवर्नमेंट में, दो लोगों के बीच में, दो ग्रुप्स के बीच में, या दो से ज्यादा ग्रुप्स के बीच में, दो से ज्यादा संस्थाओं के बीच में, दो से ज्यादा लेवल गवर्नमेंट के बीच में कोई ट्रीटी या पैक्ट होता है, मतलब किसी बात को लेकर कोई एकोमोडेशन होता है कि चलिए आप ये कर लीजिए, हम ये कर लेते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ चलेंगे। तो इस तरह का पैक्ट फीडस वर्ड से बना है और ये जो मीनिंग है इसका है ट्रीटी। ओके, तो ये मैं उम्मीद करता हूं आपको इसका जो वर्ड है, वर्ड पावर है, कहां से ये वर्ड लिया गया है, कौन सा वर्ड है जिससे लिया गया है, फीडस, FOEDUS, और इसका मीनिंग क्या है, ट्रीटी एंड पैक्ट। इतना अगर बच्चों आपको समझ आ गया है, सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू नो द डेफिनेशन विच इज जनरली क्रैम्ड। देखिए अक्सर बच्चे क्या करते हैं, चीजों को क्रैम करते हैं, रटते हैं, बट इन दिस क्लास यू आर गोइंग टू नॉट क्रैम एनीथिंग, एवरीथिंग विल बी टॉट यू फ्रॉम इट्स डेप्थ। उसकी डेप्थ से आपको पढ़ाया जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वीडियो को आप इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। तो हमें ये पता चला कि फेडरलिज्म जो वर्ड है वो लैटिन के फीडस से बना है। तो ये तो हुआ इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड, लेकिन अब ये वर्ड जो फेडरल है, इसका जो वर्ड फेडरल है
इसको हमने कहां से लिया है? 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन डेफिनेटली, एंड टीचर मस्ट हैव टॉट यू कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में जब कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जा रहा था तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से बहुत कुछ लिया गया, ठीक है, बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ओनली अवर्स, इट इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस। तो देखिए फेडरल वर्ड जो लिया गया है, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम कनाडा, टेकन फ्रॉम कनाडा। ये कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो हमें दो बातें क्लियर हो गई, वर्ड का ओरिजिन कहां से हुआ है ये क्लियर हो गया, प्लस हमने जो ये फेडरल वर्ड लिया है हमने कहां से लिया है, हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको ऑप्ट किया है। चलिए, आई होप दैट मस्ट हैव अंडरस्टूड। इसके बाद अब देखिए, इसके बाद आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू नो अबाउट कि फेडरलिज्म होता क्या है। हमें यह पता चल गया कि कोई ट्रीटी, कोई पैक्ट है, कोई दो संस्थाएं, कोई दो समूह, कोई दो गवर्नमेंट या उनसे ज्यादा संस्थाएं, ज्यादा समूह, ज्यादा गवर्नमेंट है जिनके बीच में कोई पैक्ट साइन हुआ है, ठीक है। तो अब इसकी जनरल डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम और द प्रैक्टिस इन विच द गवर्नमेंट इज फाउंड टू और मोर देन टू लेवल। जहां पर किसी कंट्री में किसी भी जगह पर गवर्नमेंट फाउंड टू और more than two levels। अब देखिए, टू और मोर देन टू हमारे देश में क्या है? हमारे देश में देख लीजिए, हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट है, आपने ये पावर शेयरिंग में पढ़ा होगा, इसको यूनियन भी बोलते हैं। स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है। लोकल गवर्नमेंट को आप अलग अलग कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज, जिन्हें हम विलेज पंचायत कहते हैं, यहां पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी, ओके, और यहां पर आपकी होती है पंचायत, राइट। हमें अब बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है, फेडरलिज्म वर्ड कहां से आया ये भी क्लियर हो गया, राइट। हमने फेडरलिज्म वर्ड को हमने कहां से लिया, हमें ये भी क्लियर हो गया, कनाडा से लिया। अब हमें यह भी पता चल गया कि फेडरलिज्म है क्या। गवर्नमेंट जब फाउंड होती है टू और मोर देन टू लेवल्स पर, उसको हम फेडरलिज्म कहते हैं। अब हमारे देश में गवर्नमेंट बिल्कुल यूनियन लेवल पर भी है, हमारे यहां स्टेट लेवल पर भी है, हमारे यहां लोकल लेवल पर भी है। यूनियन आपको पता ही है, इस समय नरेंद्र मोदी जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बैठे हुए हैं, सेंटर में है। स्टेट 28 स्टेट्स हैं, अलग अलग गवर्नमेंट है, सबके पास अपनी अपनी गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर्स बनते हैं। लोकल मोर देन 75,000 विलेजेस हैं भारत के अंदर, और सब जगहों पर लगभग पंचायत इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका, इससे पता चलता है कि यस भारत में फेडरल सिस्टम है। वैसे भारत के सिस्टम को क्वासी फेडरल कहा जाता है, ठीक है। क्वासी फेडरल मतलब पूर्णतः फेडरल नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा सिस्टम फेडरल है क्योंकि हमारे यहां कुछ चीजें फुलफिल होती हैं जिसकी वजह से कोई भी गवर्नमेंट फेडरल बनती है। तो स्टूडेंट्स, यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया है तो मैं ऐसी आशा करता हूं, आई होप सो दैट डेफिनेटली द फर्दर थिंग्स यू आर गोइंग टू नो इजीली। आगे की चीजें आपको बहुत आसानी से समझ आने वाली हैं। जैसे ही हमें पता चलता है फेडरलिज्म क्या है, कहां से लिया गया है, उसका मीनिंग क्या है, इसके बाद हमारे पास अलग टॉपिक आता है, डिफरेंट टॉपिक, और वो टॉपिक है फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। क्या है? फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म हमारे सामने आता है। देखिए, इफ यू वांट टू नो अबाउट एनीथिंग, किसी चीज को भी जानना है तो हम पहले उसके फीचर्स को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपको किसी इंसान का पता करना है कहीं पर, तो लोग आपसे पूछते हैं कि भाई वो कैसा दिखता है, ओके, किस तरह के कपड़े पहनता है, अच्छा, उसकी चाल कैसी है, ठीक है, बाल कैसे रखता है, वो मीन्स हम उसके थोड़े फीचर्स जानते हैं। अगर हमें उसके फीचर्स पता चल जाएंगे तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज द मैन इजीली। अब हमें किसी शहर में भेज दिया गया, हमें पता ही नहीं है, किसी के पास भेज दिया गया, हमें पता ही नहीं है उसके क्या फीचर हैं। हमसे कहा गया कि वो बहुत लंबा है, जब हम उससे मिले तो पता चला कि वो 3 फीट 2 इंच का है। मीन्स आई एम नॉट गेटिंग 3 फीट 2 इंच, मीन्स समझ रहे हैं ना कि हमें फीचर अगर गलत बताए जाएंगे तो हमें
अगले सिस्टम का सही से पता नहीं चलेगा। तो जब हम फीचर्स की बात करते हैं तो जनरली इसमें 7 फीचर्स का हम डिस्कशन करते हैं। ओके, वी डिस्कस जनरली 7 फीचर्स। तो फर्स्ट फीचर आता है 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट फीचर है 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ओके, 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट फीचर अभी मैंने पीछे आपको समझाया है। भारत में हमारे पास जिस कंट्री में हम रहते हैं, हमारा देश महान है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल। आई एम प्राउड ऑफ बी एन इंडियन। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास हम देखते हैं जो गवर्नमेंट है उसके 3 लेवल हमने अभी पढ़े हैं। नंबर 1 यूनियन, नंबर 2 स्टेट एंड नंबर 3 लोकल। 3 लेवल पर हमारे यहां गवर्नमेंट अवेलेबल है। तो ये बात बिल्कुल प्रूव हो जाती है कि यस, दिस फीचर गिव्स द राइट इंफॉर्मेशन। ओके, फीचर नंबर 2 पर अगर हम जाएं, फीचर नंबर 2 हमसे बताता है सेम सिटीजन्स, ओके, सेम सिटीजन्स सेपरेट जुरिडिक्शन। देखिए, इसको ध्यान से समझना। मींस दिस फीचर इज टेलिंग अस सिटीजन्स सेम बट सेपरेट जुरिडिक्शन। जुरिडिक्शन क्या होता है? वर्किंग एरिया या रूलिंग एरिया। ठीक है, जुरिडिक्शन का मतलब है कि वो जगह जहां पर कोई भी गवर्नमेंट रूल कर रही है या उसका वो पेरीफेरी है, जिस प्रोटोकॉल्स के अंदर वो जगह आती है जिन पर वो रूल करते हैं। बट द टॉपिक इज टेलिंग यू सिटीजन सेम है। जैसे देखिए, एक इंसान गांव में रह रहा है, उस पर गांव की जो पंचायत है वो रूल करती है, लेकिन वो गांव किसी स्टेट में है, उस इंसान पर, एक्स इंसान पर वो स्टेट गवर्नमेंट भी रूल कर रही है। अब वो स्टेट इंडिया में है और उस एक्स इंसान पर जो एक गांव में रह रहा है, जो एक स्टेट में रह रहा है, फिर उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल कर रही है। तो देखिए, रूल करने के लिए हमारे पास सिटीजन सेम है लेकिन सेपरेट जुरिडिक्शंस हैं। पंचायत इलेक्शन होंगे, पंचायत गवर्नमेंट बनेगी, वो उस स्पेशल गांव पर या पंचायत पर ही जो लोग उसके अंडर आते हैं उन पर रूल करेगी। एक स्टेट है, देयर इज अ स्टेट, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट यूपी, आई एम टॉकिंग अबाउट आसाम, आई एम टॉकिंग अबाउट जम्मू एंड कश्मीर, आई एम टॉकिंग अबाउट कर्नाटका, केरला, कुछ भी आप ले लीजिए। ऐसा नहीं है कि केरला की गवर्नमेंट आकर एमपी में रूल करने लगेगी, एमपी की आकर सिक्किम में करने लगेगी, सिक्किम की गुजरात में करने लगेगी। नो, एवरी गवर्नमेंट हैज इट्स जुरिडिक्शन। उनका एक एरिया होता है कि उनको इतनी जगह पर ही रूल करना है। ठीक है, जुरिडिक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। सेम सिटीजन्स मैंने आपको बता दिया है, एक ही तरह के लोग एक ही जगह रह रहे हैं, लेकिन उन पर लोकल गवर्नमेंट भी रूल कर रही है, फिर स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखिए, और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये कोई एक्स इंसान है, ये किसी गांव में रहता है, इस पर इस गांव की पंचायत का रूल चल रहा है। फिर ये गांव किसी स्टेट में है, मान लीजिए ये तमिलनाडु में है, तो तमिलनाडु की गवर्नमेंट भी इस एक्स इंसान पर रूल कर रही है, राइट। अब ये तमिलनाडु स्टेट हमारे भारत में है, तो इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल कर रही है। इसको हमने कहा लोकल गवर्नमेंट, इसको हमने कहा स्टेट गवर्नमेंट और इसको हमने कहा यूनियन गवर्नमेंट। तो देखिए, पूरे देश में सिटीजन सेम ही हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो सब पर रूल कर रही हैं और उन गवर्नमेंट के जो वर्किंग एरियाज हैं वो बिल्कुल फिक्स हैं, जुरिडिक्शंस फिक्स हैं। ओके, फिर आता है सुपीरियोरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये आप देख लीजिए एक बार, बिकॉज इट्स गोइंग टू हेल्प यू आउट। चलिए, थोड़ा सा मुझे रब करना पड़ेगा बेटा, आप साथ के साथ उनको कॉपी करते रहिए। एग्जाम में कैसे लिखने हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, वैसे एग्जाम से पहले तो मैं एक वीडियो जनरली सर्कुलेट करूंगा ही बहुत अच्छे से, जिसमें आपको पता चलेगा हाउ यू शुड राइट इन योर एग्जाम टू गेट गुड मार्क्स। बहुत कम टाइम में बच्चे ऐसा भी करते हैं, सवा 2 घंटे में एग्जाम हो जाता है सोशल साइंस का, ट्रिक्स के थ्रू। ठीक है, कुछ बच्चे 3 घंटे में भी पूरा नहीं कर पाते। चलिए, इट्स अ डिफरेंट मैटर, बाद में बात करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं सुपीरियोरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुपीरियोरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारे देश में
फेडरल गवर्नमेंट है, और दिस गवर्नमेंट टेल्स दैट कि देश में कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई सब बातें सबसे ऊपर होंगी, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड है हर गवर्नमेंट का वर्किंग क्राइटेरिया, वर्किंग रूल्स, लिमिटेशंस, सब हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ मेंशन है, स्पेसिफाइड है क्राइटेरिया। क्लियर? उससे बाहर कोई भी गवर्नमेंट नहीं जा सकती। गवर्नमेंट को किसको क्या देना है, किसको नहीं देना है, उसका कोई वॉलेंटरी सिस्टम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी आदमी का मन कर रहा है तो चलो मैं आधा राज्य दे देता हूं किसी को। नो, एवरीथिंग इज डन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे देश में सबसे सुपीरियर कॉन्स्टिट्यूशन है। ये ऐसा फेडरल सिस्टम का एक फीचर हमें बताता है। इट इज क्लियर? नंबर 4 पर आप लिख सकते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन भी है हमारे यहां, थोड़ा सा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये रिजिड क्यों है, ये ध्यान से समझने वाली बात है। कई बार बच्चे रिजिड को फिर गलत तरह से ले जाते हैं बेटा। सो व्हाट यू आर गोइंग टू नो इन दिस रिजिड, रिजिड मीन्स है, बिकॉज देखिए गवर्नमेंट 3 लेवल्स पर हमारे देश में है, यूनियन, स्टेट एंड लोकल। इट्स फाइन। सो रिजिड इसलिए है कि एक सिंगल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपने आप कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि किसी भी अमेंडमेंट का इफेक्ट भारत के नागरिकों पर पड़ेगा। और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि कोई भी हमारे देश में, जहां डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां अपनी इच्छा से कोई भी रूल रेगुलेशन बना दे। तो दिस टॉपिक टेल्स यू दैट देयर इज नो चांस टू चेंज और टू मेक एनी लॉ यूनिलेटरली। मतलब एक गवर्नमेंट सिंगल हैंडेड किसी भी चेंज को नहीं कर सकती, सेंटर स्टेट को बैठकर ही कोई भी चेंज करना होगा, सेंटर स्टेट को बैठकर ही कोई भी चेंज करना होगा। इसलिए इसको रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का नाम भी दिया गया है। तो आप यहां लिख सकते हैं कि कोई भी सरकार, नो गवर्नमेंट एट इट्स लेवल कैन चेंज इन सिंगल हैंडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है? नंबर 5 पर आ जाता है सुप्रीम ऑथोरिटी ऑफ द कोर्ट्स। ऑथोरिटी ऑफ द कोर्ट्स। स्टूडेंट्स देखिए, कोर्ट्स को हमारे यहां पर एक पिलर बताया गया है, पिलर, और वो भी कैसा पिलर? इट इज एन इंडिपेंडेंट पिलर। इंडिपेंडेंट मींस कोई भी सरकार हो, कोई भी प्रेसिडेंट, कोई भी प्रधानमंत्री, स्टेट में कोई भी चीफ मिनिस्टर, कोई भी गवर्नर, कोई भी कुछ भी इस कोर्ट का नहीं बिगाड़ सकता। इनको कोई भी अपने इन्फ्लुएंस में नहीं ले सकता। नो वन कैन टेक द कोर्ट्स इन दियर इन्फ्लुएंस। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि हमारे देश में जस्टिस देने का अधिकार सिर्फ कोर्ट्स को है। अगर कोर्ट भी हमारे यहां पर पार्शियल हो जाएंगी, मतलब पक्षपात करने लगेंगी, तो फिर हमारे देश को एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा। क्योंकि हमारे यहां कोर्ट्स के हाथ में पूरी पावर्स है, कोई गलत डिसीजन नहीं ले सकता, कोई गलत लॉ नहीं बना सकता। जो भी लोगों के अगेंस्ट है, कोर्ट्स उसको वैलिड नहीं मानता। तो सुप्रीम ऑथोरिटी ऑफ द कोर्ट्स, कोर्ट्स के बिना आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज इनको गार्डियन कहा जाता है। देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट इन दिल्ली, जिसको एपेक्स कोर्ट कहा जाता है, हाईएस्ट कोर्ट कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है? तो हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, और कोर्ट्स चाहे स्टेट की भी हैं, उनको अपने स्टेट के हिसाब से उतनी ही ऑथोरिटी मिली हुई होती है। तो स्टूडेंट्स वी कैन से द फिफ्थ फीचर ऑफ फेडरलिज्म इज सुप्रीम ऑथोरिटी ऑफ द कोर्ट्स। कोई भी चेंज आप बिना इनकी परमिशन के नहीं कर सकते। इनको संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का भी अधिकार है। ठीक है? इनके हाथ में, इनको गार्डियन कहा जाता है। अगर कोई भी डिस्प्यूट्स होता है, देखिए डिस्प्यूट्स बिटवीन यूनियन और स्टेट, कभी यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में कोई डिस्प्यूट हो जाए, सो दिस इज द सुप्रीम कोर्ट हैज दिस पावर टू सॉल्व द डिस्प्यूट, उसको सुनने का, ठीक है, उस पर न्याय देने का पूरा अधिकार हमारे यहां कोर्ट्स को होता है। तो एक आपका पॉइंट ये बनता है। आई एम रबिंग दीज ऑल स्टूडेंट्स, सो प्लीज वीडियो को आप बीच में पॉज करके इनको लिख सकते हैं। इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। एक हमारा आता है डुअल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, एक हम लिख सकते हैं डुअल
ऑब्जेक्टिव्स। ओके, एक आपका आ सकता है डिफरेंट रेवेन्यू एंड टैक्स सिस्टम। एंड टैक्स सिस्टम। देखिए, अब ये डुअल ऑब्जेक्टिव क्या है, अभी हमें इसको समझना है। ठीक है, सबसे पहले ये सेफ गार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी। डुअल ऑब्जेक्टिव में क्या लिखेंगे हम? नंबर 1 सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी। प्रमोट यूनिटी। यू नो, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। अब सेक्युलर कंट्री क्या होता है? एक ऐसा कंट्री जहां पर किसी भी रिलीजन को स्पेशल ट्रीट नहीं किया जाता। एवरी रिलीजन हैज इक्वल राइट इन द आइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज नॉट सेक्युलर। ओके, तो हमारे यहां क्या होता है? फेडरल सिस्टम में सेफ गार्ड्स का काम करती हैं चीजें। जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए सेफ्टी का वर्क भी करती है और हमारे यहां यूनिटी को भी प्रमोट करती है। ठीक है, हमारे यहां यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, तो हमारे यहां यूनिटी को भी प्रमोट किया जाता है। दूसरी अगर हम इसमें बात करें, इसी के साथ साथ हमारे यहां अकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी। अकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी। आपको पता है हमारे यहां पर कितनी भाषाएं हैं, धर्म हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? हमारी गवर्नमेंट सभी को अकोमोडेट करती है। अकोमोडेट मीन्स एडजस्ट करती है, उन सबको इक्वल आइज से देखती है। किसी में भी कोई डिसइंटीग्रिटी स्प्रेड नहीं करती, किसी के अंदर भी डिसयूनिटी स्प्रेड नहीं करती। चाहे किसी भी भाषा, किसी भी धर्म, किसी भी कल्चर से कोई बिलोंग करता है, तो क्या करती है? उसको एकोमोडेट करती है, उसको अपने यहां पर सेट करती है, उसको अपने यहां पर प्लेस देती है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, दीज आर दी डुअल ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स। दीज जनरली टेल अस दैट इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। मतलब ये 6 नंबर पॉइंट में 2 पॉइंट हैं जो हमें बताते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। और 7th में हम कह सकते हैं डिफरेंट रेवेन्यू एंड टैक्स सिस्टम। व्हाट इज दिस मींस? देखिए, किसी भी देश को चलाने के लिए उसकी अर्थव्यवस्था सबसे जरूरी है। इफ द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री इज नॉट गुड, तो आपने देखिए अभी काफी न्यूज में सुना होगा कि पाकिस्तान की हालत बहुत खस्ता है, वहां लोगों पर खाने के लिए नहीं है ना, ऐसी कुछ न्यूज आती रहती हैं। तो चलिए, वैसे पाकिस्तान का नाम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि वो भी काफी न्यूज में भी रहा था, राइट? तो उसकी अर्थव्यवस्था को ठीक रखना वहां की गवर्नमेंट्स का काम है। अब हमें पता है गवर्नमेंट यहां 3 लेवल्स पर है, यूनियन, स्टेट एंड लोकल। तो देखिए, डिफरेंट रेवेन्यू एंड टैक्स सिस्टम में क्या होगा? इसके अंदर जो गवर्नमेंट्स हैं उनके अपने अपने स्पेसिफाइड एरियाज हैं। यूनियन गवर्नमेंट को सभी जगहों से टैक्सेस जाता है, ठीक है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का अपना क्राइटेरिया है, वो अपने अपने स्टेट में टैक्स लगाएगी, जिससे उस देश की जो इकोनॉमी है या उस स्टेट की जो इकोनॉमी है वो बेटर होगी। जो वहां के एम्प्लॉइज हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, उनकी सैलरी वहां से उस कोष से, उस ट्रेजर से जाएगी। ये मैंने थोड़ा सा आपको आगे का बता दिया है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि रेवेन्यू सिस्टम जो है उनके जो एरिया है, डिफरेंट रेवेन्यू एंड टैक्स, इसको सिस्टम की जगह वर्ड एरिया यूज कीजिए या जुडिक्शन यूज कर लीजिए, ठीक है। एरिया मतलब गवर्नमेंट्स का अपना टैक्स का बिल्कुल एरिया सबका अलग अलग है। ऐसा नहीं है जम्मू कश्मीर वाले नागालैंड में जाके टैक्स लेना शुरू कर देंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। तो यूनियन गवर्नमेंट पूरे कंट्री पर टैक्स अप्लाई करती है, वो अलग अलग टैक्सेस उनके सिस्टम है। जैसा आपको पता है हमारे यहां पर अब जीएसटी लगता है, और जो स्टेट्स हैं उनके अलग एरियाज हैं, पर्टिकुलर एरिया है जहां से वो टैक्स लेते हैं। और उसके साथ साथ आप अभी इसमें आगे कुछ चीजें मैं पढ़ाऊंगा, जब लिस्ट पढ़ाऊंगा उसकी, तो वहां आपको बचा हुआ कुछ क्लियर हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज वर सम 7 फीचर्स ऑफ अ फेडरल कंट्री। आज हमने इस वीडियो में क्लियर किया है फेडरल वर्ड कहां से लिया है, फेडरलिज्म किस लैंग्वेज से आया है, फिर हमने फेडरलिज्म वर्ड किस कंट्री से लिया है, फेडरलिज्म होता क्या है, और फेडरलिज्म के फीचर्स क्या है। ओके,
आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। अगली वीडियो इसका पार्ट 2, ये पार्ट 1 है जो हमने आज बनाया है, इसमें जो क्लास हमारी रही है, एंड नेक्स्ट वीडियो वुड बी ऑफ पार्ट 2 ऑफ फेडरलिज्म। सो प्लीज स्टे ट्यून विद मी, विजडम क्लासेस बाय हरीश शर्मा, और प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, कमेंट किया किसी बच्चे ने तो मुझे पता चला कि इसकी अभी नीड है, मैंने आज उसकी आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी। एंड वन थिंग ऑल्सो आई वॉन्ट टू शेयर विद यू, as because it's not possible to teach complete syllabus in Hindi as well, okay? So it would be bilingual class, so I am going to take 50% languages part. If anyone is going to face any problem, so please let me know related to language. किसी बच्चे को भाषा से कोई प्रॉब्लम होती है, प्लीज वो भी मुझे बता दीजिए। I will try to improve according to your level and standard, जो मेरे बच्चों को समझ आ जाए अच्छे से। अदरवाइज देखिए, क्लास का कोई फायदा नहीं होगा। I am going to speak fluently this side from English and you are not going to understand a single word. वो मेरे लिए यूजलेस, आपके लिए भी यूजलेस है। तो चलिए, stay tuned with me. God bless you all. जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर।